हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 12 है और इसकी डेट है 31 जुलाई। चैप्टर हमारा है अम्ल क्षारक एवं लवण और आज का टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक की क्षमता। क्षमता मतलब स्ट्रेंथ। तो इस वर्कशीट से हम यह जानेंगे कि जो अम्ल हैं और क्षारक हैं उनकी क्षमता क्या है। क्षमता के आधार पर ही हम अम्ल और क्षारकों को प्रबल और दुर्बल अम्लों में विभाजित करते हैं। ठीक है, और ये जो क्षमता है ये किस पे डिपेंड करती है? आयनों के उत्पन्न होने पर। अगर कोई अधिक आयन उत्पन्न करता है तो वो प्रबल होगा और अगर कम आयन उत्पन्न करता है तो वो दुर्बल होगा। हमने पिछली वर्कशीट में भी प्रबल और दुर्बल अम्लों और क्षारकों के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ देखो, अगर H प्लस आयन और OH माइनस आयन जो होती हैं, अगर अधिक H प्लस आयन हो रही हैं तो वो कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। और OH माइनस आयन है उत्पन्न हो रही है तो वो कैसे हो रहे हैं? क्षारक होंगे। ठीक है, तो कितना उत्पन्न होते हैं, आयन कितना उत्पन्न होते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी क्षमता क्या है। तो जो अम्ल 100% आयनित हो जाते हैं, ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जो अम्ल 100% आयनित हो जाते हैं यानी कि उनका वियोजन हो जाता है हाइड्रोजन आयन में, उन्हें हम कहते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, और जो आंशिक रूप से H प्लस आयन उत्पन्न कर रहे हैं, कम H प्लस आयन उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। इसके उदाहरण हम पढ़ चुके हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये तीनों ही कैसे हैं? प्रबल अम्ल हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से 100% ये आयनों में विभाजित या वियोजित हो जाते हैं। दुर्बल अम्ल के उदाहरण में हमने पढ़ा था एसिटिक एसिड। ठीक है, जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये जो होता है ये कैसा होता है? दुर्बल अम्ल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है जो क्षार 100% आयनित हो जाते हैं यानी पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं। और कैसी आयन उत्पन्न करेंगे? क्योंकि ये क्षारक है तो क्षारक कैसी आयन उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। अगर ये 100% ये वाली आयन उत्पन्न कर रहे हैं तो प्रबल क्षार है, और अगर आंशिक रूप से वियोजित होते हैं और कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार के उदाहरण में हमने पढ़ा था NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे हैं? प्रबल क्षार हैं। और दुर्बल क्षार के उदाहरण हम पढ़ चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसे हैं? दुर्बल क्षार हैं। ये दुर्बल क्षार के उदाहरण है क्योंकि पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। समान सांद्रता के HCl, यहाँ पे देखो हमने सांद्रता समान ली है। हम पढ़ चुके हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, हमने बच्चे पढ़ा था। सांद्र अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम होती है, और तनु अम्ल कौन से होते हैं? जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पे सांद्रता समान है यानी कि जल की मात्रा HCl में और एसिटिक एसिड दोनों में हमने सेम ली है, लेकिन जो H प्लस आयन उत्पन्न हो रही हैं दोनों में उनकी मात्रा भिन्न है। H प्लस आयन में अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अधिक H प्लस आयन उत्पन्न होती हैं और एसिटिक अम्ल में कम आयन उत्पन्न होती हैं। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो प्रबल अम्ल हो गया और एसिटिक एसिड जो है ये दुर्बल अम्ल हो गया। इसी प्रकार जो क्षार 100% आयनित होते हैं, अधिक OH माइनस आयन को उत्पन्न कर रहे हैं, वो प्रबल क्षार है। तो यही चीज़ बार बार इसमें रिपीट हो रही है, प्रबल क्षार और अम्ल क्षार में भी। अब हमने देखो उदासीनीकरण एक अभिक्रिया पढ़ी थी, या फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं? लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। तो जब ये इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। जब ये अभिक्रिया होती है तो इसमें जो जल उत्पन्न होगा बेटे, उसमें
H2O, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ HOH, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये H2O को खोल के लिखा हुआ है। तो इसके अंदर H प्लस आयन तो आएगी अम्ल में से और OH माइनस आयन आएगी क्षार में से, और बाकी की जो आयन बच गई हैं वो मिलकर के क्या बनाएंगी, लवण। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अब जो लवण बन रहे हैं हमें उनकी प्रकृति को पता करना है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल अगर आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे देखो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, यानी कि अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं NaCl, ये जो एक लवण है इसका निर्माण किससे हुआ है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये एक प्रबल अम्ल है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक प्रबल क्षार है। क्योंकि दोनों ही प्रबल हैं तो क्या होगा, अम्ल क्षार के प्रभाव को समाप्त कर देगा और क्षार अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देगा, या फिर हम कह सकते हैं अम्ल क्षार को उदासीन कर देगा और क्षार अम्ल को उदासीन कर देगा। तो ऐसी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति होगी उदासीन। अब इसमें आप देखोगे कि जो क्षारक है ये जल के निर्माण के लिए OH माइनस आयन देगा और जो अम्ल है ये H प्लस आयन देगा। इन दोनों ने मिलके तो जल का अणु बना लिया। एक बार मैं दोबारा समझाती हूँ आपको। ये यहाँ पर देखो अम्ल से H प्लस आयन और क्षारक से OH आयन, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, जल का अणु। बच गई यहाँ पे Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था आयनों का, और आपको इसलिए बार बार बोला जाता है कि आयन और उनकी संयोजकता को याद रखें। तो यहाँ पे Na प्लस और Cl मिलके क्या बना लेंगे, NaCl लवण। क्योंकि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के कारण बना है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन। क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो लवण बना उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो ये हमें किससे पता चलेगा, जैसे मान लो ये आपसे पूछा गया कि बताइए K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट जो है उसकी प्रकृति कैसे होगी। तो अब आप देखोगे कि आगे इसको भी हम 2 टुकड़े में तोड़ लेंगे। K जो है ये K प्लस आयन बनाएगा पोटेशियम आयन, और SO4 जो है ये 2 माइनस आयन बनाता है सल्फेट आयन। इस पे आवेश कितना होता है, 2, SO4 2 माइनस। तो अब आप क्या करना कि ये जो K है यानी कि धातु है इसमें तो जोड़ देना OH। ठीक है, इसमें क्या जोड़ेंगे, OH। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्षार क्या बना, KOH। देखो यहाँ पे क्षार क्या बन रहा है, KOH। और जो ये सल्फेट आयन है, जो ऋण आयन है, इसमें आप H प्लस धन आयन जोड़ दोगे तो H प्लस धन आयन जोड़ने से क्या बन जाएगा, H2SO4। तो इससे हमें पता चल गया अम्ल इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम लवण से भी जो है पता लगा सकते हैं कि ये किस अम्ल और किस क्षार से मिलके बना हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, आगे जो धातु है उसमें OH माइनस आयन जोड़ोगे तो क्षार बन जाएगा, और जो पीछे ऋण आयन होती है उसमें आप H प्लस आयन जोड़ दोगे तो उससे पता चल जाएगा कि हमारा अम्ल क्या होगा। नेक्स्ट अभिक्रिया अगर हो रही है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार में, तो देखो यहाँ पे प्रबल कौन है, क्षार। तो किसकी अधिकता होगी, OH माइनस आयनों की। अम्ल कैसा है, दुर्बल। तो जो H प्लस आयन है वो कैसी होंगी, कम होंगी। अधिक कौन है, कौन अधिक है, OH माइनस आयन। अब OH माइनस आयन अधिक होंगी तो प्रकृति भी कैसी होगी, क्षारीय। क्लियर। तो अगर प्रबल क्षार है, क्योंकि देखो दुर्बल अम्ल जो है प्रबल क्षार को पूर्ण रूप से उदासीन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो प्रबल क्षार है वो दुर्बल अम्ल को उदासीन कर देगा। तो कुछ मात्रा में अभी भी OH माइनस आयन बच जाएंगी और जिनकी वजह से जो लवण बना उसकी प्रकृति होगी क्षारीय। अब यहाँ पे हम उदाहरण देख लेते हैं। H2CO3 ये कार्बोनिक अम्ल है, ये कैसा है, दुर्बल। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है।
अब यहाँ पे ये H प्लस आयन में टूटेगा और ये OH माइनस आयन में, इन दोनों से मिलके जल का लवण अणु निकल गया और Na और CO3 से लवण बनेगा Na2CO3, क्योंकि Na की संयोजकता होती है +1 और CO3 की होती है 2-। तो ये बेटे हमने 9th क्लास में सूत्र बनाने सीखे थे। ये जो 2 है ये Na के साथ जुड़ जाएगा और क्योंकि +1 का मतलब एक ही है तो यहाँ पे कुछ भी आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है और लवण बन जाएगा Na2CO3 और इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं, ये बन रहा है एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इसका जो क्षार होगा वो होगा NaOH। यहाँ पे जो क्षार भाग ले रहा है इसके निर्माण में वो है NaOH। ठीक है, तो अब इसमें भी लवण बनाने के लिए यहाँ से धन आयन आएगी Na और यहाँ से ऋण आएगी एसीटेट आयन CH3COO-। तो इन दोनों से जो लवण बनेगा वो होगा CH3COO-Na। इसका नाम है सोडियम एसीटेट और इनकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय, क्योंकि इनमें क्षार प्रबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है। तो अम्ल प्रबल होने के कारण क्षार को उदासीन कर देगा, लेकिन क्योंकि क्षार दुर्बल है तो वो अम्ल को पूर्ण रूप से उदासीन नहीं कर पाएगा। परिणाम स्वरूप जो H प्लस आयनों की मात्रा है वो OH माइनस आयनों से अधिक होगी और अगर H प्लस आयनों की मात्रा अधिक है तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय। उदाहरण यहाँ पे हम देख रहे हैं, अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दुर्बल क्षार है। तो यहाँ से जो है कैल्शियम आयन और ये क्लोराइड आयन मिलकर के यहाँ पे लवण बनाएगी CaCl2, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर संयोजकता होती है 2+ और Cl पे होती है -। तो यहाँ पे लवण बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और इसकी प्रकृति होगी अम्लीय। लास्ट है, यहाँ पे देखो क्षार भी दुर्बल है और अम्ल भी दुर्बल है। तो दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार को उदासीन कर देगा और दुर्बल क्षार दुर्बल अम्ल को उदासीन कर देगा। दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया। तो बनने वाला लवण कैसा होगा? उदासीन। जैसे ऊपर हुआ था, यहाँ पे अम्ल भी प्रबल क्षार भी प्रबल तो भी उदासीन बन रहा है, अम्ल भी दुर्बल क्षार भी दुर्बल तो भी लवण उदासीन होगा। उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखो कार्बोनिक अम्ल है और इसमें करेक्शन कर लेना बेटा, यहाँ पे NH3 लिखा है अमोनिया, ये नहीं होगा, यहाँ पे क्षार होगा NH4OH। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्षार होगा, तो यहाँ से अमोनियम आयन आएगी NH4+ और यहाँ से कार्बोनेट आयन आएगी CO3 और इन दोनों से जो लवण बनेगा वो बनेगा NH4 CO3, क्योंकि इसकी संयोजकता इसके साथ बाहर जुड़ जाती है। क्लियर? और इसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। नेक्स्ट, अब ये जो pH है, पिछली वर्कशीट में हमने सार्वत्रिक pH के बारे में देखा था और हमें पता चला था कि जो हमारा pH है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। हमारे शरीर का pH 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। तो 7 तो कितना होता है? उदासीन, और 7.8 कैसा हो जाएगा? बहुत ही दुर्बल क्षार। ठीक है, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी क्षारीय प्रवृत्ति जो होती है उसके अंदर हमारा शरीर कार्य करता है। और इसकी नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा शरीर किस pH रेंज में काम करता है, परास में काम करता है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम pH के मान को जानने से क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं। तो pH के महत्व में सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो वर्षा का जल है, यदि उसका pH 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, देखो 7 जो होता है वो कितना होता है? न्यूट्रल यानी उदासीन। जिसका मान 7 से कम है वो अम्लीय और जिसका मान 7 से अधिक है वो क्षार की है। तो अब इसका 5.6 है, इसका मतलब ये अम्लीय प्रवृत्ति की हो गई है। अब ये जो अम्लीय वर्षा है इसका जल कहाँ पे जाएगा? नदियों में।
नदियों में जाएगा तो आपको पता है नदियों में बहुत सारे जीव रहते हैं, मछली रहते हैं, घींगा, प्रॉन, बहुत तरह के जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं। ये जो अम्लीय जल है ये उनको नुकसान पहुंचाता है, उनके लिए हानिकारक है। ये क्या करता है, उनके जो गिल्स होते हैं, जो गलफड़े होते हैं, उनको डैमेज कर देता है। अब गलफड़े में अगर डैमेज हो गया तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। अब जब सही तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे जीव तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके अलावा उनमें प्रजनन क्षमता को भी ये प्रभावित करता है। तो इसीलिए इसको पीएच मान को नॉर्मल करने के लिए फिर इसमें कैसी चीज़ें हम मिलाएंगे, क्षारकीय पदार्थ। ठीक है, अम्ल को उदासीन करना है, अम्ल के प्रभाव को समाप्त करना है, तो हम इसके अंदर क्षारकीय चीज़ें मिलाकर ऐसे जल को जो है नॉर्मल हम लेके आ सकते हैं। दूसरा उदाहरण है पाचन तंत्र का। हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारे आमाशय में जो उदर होता है, आम भाषा में हम पेट कहते हैं, उसमें एक अम्ल उत्पन्न होता है और उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। और HCl अभी हमने ऊपर पढ़ा था कैसा है, अम्ल है, प्रबल अम्ल है, बहुत स्ट्रांग होता है ये, जो हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसके अलावा जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी जीवाणु हैं, उनको ये मार देता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पर कभी कभी क्या होता है, अपच के कारण ये जो अम्ल है इसकी मात्रा बढ़ जाती है और हमारे को सीने में जलन, पेट में दर्द इस तरह से फील होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, फिर बहुत परेशान होते हैं। तो हम, आपने देखा होगा कि हम इनो लेते हैं ना। ऐसा क्यों होता है, देखो दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारकीय है। और एक हम इनो भी लेते हैं। आपको बोला जाता है ना पेट में जलन हो रही, एसिडिटी हो गई है, क्योंकि अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो एसिडिटी हो जाती है। तो हम ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि ये क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं और क्षारक उस अम्ल को उदासीन कर देगा, जिससे हमें राहत मिलती है। क्लियर, अब समझ में आया हम क्यों में ये चीज़ें लेते हैं, ताकि वो क्या करे, उसको अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर दे। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट हम लेते हैं और इनको हम बोलते हैं एंटासिड। एसिड के विरुद्ध जो कार्य करे उसको हम बोलेंगे एंटासिड, या फिर हम इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल, जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। नेक्स्ट महत्व है मुंह में पीएच। जो मुंह में पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो गया तो भी अम्लों का निर्माण होगा और उससे दंतक्षय होने लगेगा। दंतक्षय मीन्स दांतों में प्रॉब्लम होती है। हमारा दांत जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, उसका जो टूथ एनामल होता है हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन क्या होता है कि भोजन में जो शुगर प्रेजेंट है, जो शर्करा है, जीवाणु उसको अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि लैक्टिक अम्ल हो गया, तो ये अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। ये जो अम्ल है ये उस टूथ एनामल को नष्ट कर देता है या उसको क्षति पहुंचाता है, जिससे दंत क्षय होता है और हमारे दांतों में कैविटीज हो जाती हैं। देखो यहाँ पे एक चित्र दिखा रही हूँ मैं आपको, आप इसमें देखोगे यहाँ पे भोजन के बीच में जो है, ये देखो सॉरी, दांतों के बीच में भोजन के कण रह गए, ये भोजन के कण रह गए। अब क्या करेंगे, जो जीवाणु है वो इनको धीरे धीरे अम्ल में चेंज कर देंगे और वो जो अम्ल है यहाँ से हमारा दंत क्षय कर रहे, कैविटीज हो रही हैं। देखो इस तरीके से पूरा ये कैविटीज जो है बढ़ती जा रही हैं, इसे हम कहते हैं दंत क्षय। अब देखो इसको दूर करने का क्या तरीका है, इसलिए बार बार बोला जाता है कि खाना खाने के बाद या तो कुल्ला करो, दांतों की सफाई करो, या ब्रश करो। तो ब्रश करने में हम किसका यूज करेंगे, टूथपेस्ट का। और वो जो टूथपेस्ट है उनकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, क्षारीय। क्षारीय प्रवृत्ति होगी तभी तो क्या करेंगे, ये उस अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। इसलिए जितने भी टूथपेस्ट होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब आया समझ में आपको, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, क्षारीय प्रवृत्ति। वो क्या करेंगे, जो अम्ल बना है शर्करा के कारण उसको वो नष्ट कर देंगे। नेक्स्ट है मधुमक्खी के डंक के बारे में। अगर आपने देखा हो मधुमक्खी या कभी किसी को काटा हो मधुमक्खी ने, बहुत दर्द होता है और जलन होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो डंक होता है, जब वो डंक मारती है तो वो हमारे शरीर के अंदर अम्ल डाल देती है, मेथोनिक अम्ल।
मेथनोइक अम्ल डालती है वो, और उसकी वजह से जलन होती है, सूजन आ जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि मधुमक्खी ने काट लिया है तो जल्दी से इस पर सोडा रगड़ दो। क्यों रगड़ देते हैं सोडा? क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो एक क्षारक है और वो उसके प्रभाव को उदासीन कर देगा, जिससे हमें राहत मिलती है। ऐसे ही जंगल के अंदर एक पौधा होता है नेटल लीफ। ये देखो मैं आपको इसका चित्र दिखाती हूँ। ये है, ये नेटल लीफ है, नेटल की पत्ती हैं और पत्तियों पे आपको दिख रही है बाल जैसी संरचनाएं। ये जो शूक होते हैं, कांटे हैं, शूक भी उनको हम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये माइक्रोस्कोप से है लिया हुआ फोटो, बहुत ही बारीक बाल जैसे होते हैं। जैसे ही ये किसी की त्वचा के टच में आते हैं, ये उसमें मेथनोइक अम्ल डाल देते हैं और उससे भी जैसे मधुमक्खी के डंक से जलन होती है, ऐसे ही यहाँ पर होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण हमें जलन का अनुभव होता है। ठीक है। और जहाँ पर ये नेटल का पौधा होता है, उसके आसपास ही एक डॉक नाम का पौधा भी पाया जाता है और ऐसा बोला जाता है कि डॉक के पत्तों को जो है रगड़ लेना चाहिए। अगर नेटल के डंक आपके लग गए हैं तो डॉक के पत्तों को रगड़ लेना चाहिए। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक की जो है प्रकृति कैसी होगी, क्योंकि नेटल के डंक में क्या है, मेथनोइक अम्ल, तो डॉक के पत्तों में क्या होगा, एक क्षारक, तभी तो वो इसके प्रभाव को समाप्त कर पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मिट्टी का पीएच। जो मिट्टी का पीएच है वो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ पौधे अम्लीय मिट्टी में उगते हैं, कुछ क्षारकीय में और कुछ उदासीन में। तो अब देखो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बताया गया है मिट्टी का जो पीएच है ये पोषक तत्वों की उपलब्धि में सहायक होता है। अगर मिट्टी अम्लीय है, मिट्टी की अम्लीयता को चूने या कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से क्षारकीय किया जा सकता है। अगर अम्लीय मिट्टी है तो हम उसे क्षारकीय बनाने के लिए क्या डालेंगे, चूना या कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ही अगर मिट्टी क्षारकीय है तो हम ऐसे रसायनों का उपयोग करेंगे जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अम्ल, क्षारक और उदासीन रूप में लवण को पहचानना है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रकृति कैसी है। तो उसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि जो लवण है वो कौन कौन से अम्ल और क्षारक से मिलके बना है। तो हमारा पहला लवण है पोटेशियम क्लोराइड, KCl। मैंने आपको बताया था कि जो धातु है इसके साथ OH जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, KOH। ठीक है, क्षार इसमें क्या है, KOH। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा क्षार है, प्रबल क्षार है। जो Cl है इसके आगे H+ जोड़ दो तो हमारा अम्ल बन जाएगा HCl, और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये भी कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। तो दोनों ही प्रबल हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देंगे, और जो लवण है वो कैसा होगा, उदासीन। यानी कि KCl कैसा लवण है, उदासीन लवण है। नेक्स्ट है यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, अब ये देखो Na में OH जोड़ दोगे तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रबल क्षारक है। NO3 में H जोड़ दो तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये एक प्रबल अम्ल है। दोनों ही प्रबल हैं तो जो हमारा लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, उदासीन। थर्ड क्वेश्चन में अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम ये NH4 है, इसमें आप OH जोड़ोगे तो हमारा जो क्षार है वो है NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और SO4 में H जोड़ दोगे तो हमारा लवण बनेगा, अम्ल बनेगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये एक दुर्बल क्षार है, लेकिन जो अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल ये प्रबल अम्ल है, तो अम्लता अधिक होगी, H+ आयन की सांद्रता अधिक है, तो हमारा लवण भी कैसा होगा, अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बेटे पूछा गया, मैग्नीशियम क्लोराइड डैश अम्ल एवं डैश क्षारक से बनता है। तो यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे, Mg में OH जोड़ दो तो यहाँ पे बनेगा, देखो Mg की जो संयोजकता होती है वो 2+ होती है, तो हमारा सूत्र बनेगा MgOH होल ट्वाइस। ये बेटे गलत हो गया है, इसको थोड़ा ठीक कर लो आप। अम्ल यहाँ पे होएगा HCl, इसको स्वैपिंग कर लो, इसको यहाँ से यहाँ लिख लो। जो हमारा अम्ल है वो तो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जो क्षारक होगा
वो होगा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको चेंज कर लेना। आपको क्या करना है, इसकी जगह तो HCl लिखोगे आप। अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये Cl में H+ जोड़ने से बना है। और क्षारक कौन सा है, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको कारण बताने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखो अभी हमने डिस्कस किया था, भोजन में शर्करा होती है, जीवाणु उसे अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं जिससे दंतक्षय हो जाता है। और इसीलिए हम क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, क्योंकि टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति का होता है, वो इस अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और हमारे दांत सड़ने से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल आमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम बताइए। यहाँ पे आपसे नाम पूछा गया है, तो इस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। सी पार्ट में पूछा है, जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जो अम्लीय वर्षा होती है जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। क्यों, क्योंकि इसके कारण उन्हें श्वसन में समस्या होती है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटासिड किस प्रकार से कार्य करते हैं और 2 एंटासिड के नाम बताने हैं। तो देखो जब आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, और उसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एंटासिड का। ठीक है, ये एंटासिड उससे क्या करेंगे, उस अम्ल से अभिक्रिया करेंगे और उसे उदासीन कर देते हैं। इनको हम प्रति अम्ल भी कहते हैं। 2 एंटासिड के नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों ही किसके उदाहरण हैं, एंटासिड के, और इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षार की है। लास्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे को 7.2 pH की मिट्टी की आवश्यकता है। तो अब देखो 7.2, इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी, लेकिन मिट्टी का pH 5.6 है, यानी कि अम्लीय है। तो पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी के pH को उपयुक्त करने वाले रसायन का नाम और प्रकृति आपको बतानी है। तो देखो 7 जो होता है ये उदासीन होता है, 7 से कम, यानी यहाँ पे 5.6 दिया हुआ है, यानी कि ये अम्लीय है अभी, और हमें इसको कितना बनाना है, 7.2। तो हमें राइट साइड में जो है pH को बढ़ाना है, तो यानी क्षारकीय पदार्थ हम इस्तेमाल करेंगे। और वो हमारा उदाहरण क्या है, क्षारकीय पदार्थ का चूना। तो उसे खेत में अपने चूना मिलाना चाहिए, और इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारकीय। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चन आंसर और ये टॉपिक भी।